हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जीन पियाजे वाले की थ्योरी आज हम पढ़ेंगे। साइकोलॉजी आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है आज से हम रेगुलर क्लासेस लेंगे। कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से ये क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाई। मैंने पहले भी जीन पियाजे एक दो क्लासेस करवाई हैं साइकोलॉजी की। तो चलिए आज से हम साइकोलॉजी स्टार्ट करते हैं और बेस्ट तरीके से करते हैं। चलिए आज शुरुआत करते हैं जीन पियाजे की थ्योरी से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। ठीक है, सबसे पहले हम जीन पियाजे के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि ये कहाँ के हैं और कब इन्होंने किस चीज़ का खोज की और किस चीज़ के बारे में इन्होंने थ्योरी बनाई अपनी। चलिए, इनका पूरा नाम जीन पियाजे है। देखो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जीन पियाजे सुनने में अलग लगता है और लिखने में अलग है, लेकिन जैसा हम सुनते हैं बोलते हैं वैसे ही हम कमेंट्स में उसका नाम डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। नाम की स्पेलिंग अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो जीन पियाजे का पूरा नाम क्या है? जीन पियाजे। ठीक है, प्याजे की स्पेलिंग क्या है? PIAGET। प्याज। कहने को तो हम इसको प्याजेट बोल सकते हैं, लेकिन इसको प्याजे बोला जाता है। ठीक है, आगे जन्म कब हुआ इनका? 1986 में हुआ। कहाँ पे हुआ? स्विट्जरलैंड में हुआ। सबसे सुंदर शहर है स्विट्जरलैंड। ठीक है सॉरी, वहां पे इनका जन्म हुआ। इनका पेशा क्या है, इनका शौक क्या है, इनका काम क्या है? मनोवैज्ञानिक हैं ये, साइकोलॉजिस्ट हैं ये। इन्होंने थ्योरी दी है किस चीज की? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इन्होंने थ्योरी दी है। ठीक है, इनकी थ्योरी का नाम क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये आ गई इनकी थ्योरी। ठीक है, इनकी थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, पियाजे को बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने जन्म के बच्चे की 4 अवस्थाएं दी हैं। उन अवस्थाओं में ही बच्चे का जो वृद्धि है, उसका विकास है, उस पर जोर दिया है। और इन्होंने कहा है कि कुछ टाइम आने पर बच्चे का विकास, डेवलपमेंट रुक जाता है और 4 जो स्तर इन्होंने दिए हैं उनमें ही बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। ऐसा इनका मानना है। और इन्होंने इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जितना इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है, उतना ही इन्होंने सामाजिक विकास को इग्नोर किया है। यानी पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक विकास को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है, नहीं माना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे जीन पियाजे के बारे में पढ़ते हैं। जो बच्चा होता है, इनके अनुसार इनका मुख्य विचार क्या था? बच्चा जन्म से ही सीखता है। वो इस उन्होंने जीन पियाजे ने बच्चे को क्या कहा है? छोटा नन्हा वैज्ञानिक कहा है। क्या कहा है? नन्हा वैज्ञानिक कहा है। उन्हों का मानना है कि ये ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता, बच्चे के अंदर ही होता है। जन्म से ही बच्चा ज्ञानी होता है। बच्चा अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं होता है। वह अपना ज्ञान की खोज स्वयं करता है। वह खुद से ही सारी समस्याओं का हल ढूंढ लेता है। बच्चा खुद अनुभव के साथ निर्माण करता है, ज्ञान का निर्माता है। यानी बच्चा ज्ञान का निर्माता है, जैसे कि मैंने अभी बताया ना सॉरी, बच्चा ज्ञान का निर्माता स्वयं है। यानी छोटा नन्हा वैज्ञानिक है, वो स्वयं अपने अनुभव के से ज्ञान का निर्माण कर सकता है, खोज कर सकता है। ठीक है, देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, संज्ञानात्मक विकास क्या है? सोचा है कभी? संज्ञानात्मक विकास क्या है? बच्चे की सोचने की क्षमता, समझने की शक्ति, तर्क, समस्या का समाधान का धीरे धीरे विकास होना कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, पियाजे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया ने 3 मुख्य प्रक्रिया बताई हैं। कौन कौन सी प्रक्रिया हैं वो देखिए। ये 3 प्रक्रियाएं जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और इनको आपको याद करना ही होगा। याद क्या करना है, मैं अभी याद करा देती हूँ आपको। स्कीमा, स्कीमा का क्या मतलब है? देखो, एक डिवाइस होता है हमारे दिमाग में, ठीक है। जैसा कि अब हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। कल हम क्या करेंगे, अगला कुछ नेक्स्ट स्टेप करेंगे, लेकिन कल हमें आज का याद रहेगा, स्टोर हो जाएगा, कि ज्यादा नहीं होगा, किसी के माइंड में पूरा हो जाएगा, किसी के माइंड में थोड़ा होगा। सॉरी, ठंड की वजह से खांसी हुई पड़ी है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इग्नोर मारो। चलिए आगे चलते हैं। हमारे माइंड में एक डिवाइस है जो हमें चीजें याद रखने के लिए सक्षम बनाता है। जो पीछे इतिहास में हो चुका है, पास्ट में हो चुका है, वो भी हमें याद आ जाता है एक टाइम पे। जब हमें जरूरत पड़ती है तो हमें वो चीज याद आ जाती है, वो विचार हमारे दिमाग में घूमने लगते हैं जो पहले हो चुके हैं। तो वो जो विचार हैं, वो विचार हम जी चुके हैं, वो कहानी हो चुकी है, वो हमारे माइंड में आ जाती है, वो दिमाग में घूमने लगती है, उसको स्कीमा बोलते हैं। मतलब विचारों के भंडार को स्कीमा बोलते हैं, जो विचारों का भंडार है। अब जैसे मान लो हम कहीं घूमने चले गए, गोवा ही मान लो, खाटू श्याम मान लो, हम खाटू श्याम घूम के आए, तो हमें वो चीजें याद आती रहेंगी, क्योंकि वो स्टोर हो गई हमारे दिमाग में, बैठ गई, भंडार हो गई, ठीक है, भर गई इसमें। अब हमारा जब हमारा दिमाग चलेगा, उस चीजों को याद करेगा, तो हमारे दिमाग में ये आएगा, हमने यहाँ जगह गए, यहाँ घूमे, हमने ये बात कही, वो बात हमने उससे कही, हमने ऐसे ऐसे किया। तो ये जो स्कीमा है, जो ये विचारों का भंडारण है, इसको स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। बच्चों के दिमाग में बनी जानकारी की छोटी इकाई, जैसे कुत्ता 4 पैर वाला होता है, गेंद गोल चीज है। तो ये हमारे दिमाग में स्कीमा बैठ गया कि कुत्ता कैसा होता है, 4 पैरों वाला जानवर होता है, और जो गेंद है वो कैसी होती है, वो गोल होती है ना। तो ये स्कीमा बैठ गया हमारे दिमाग में, हमें पता चल गया। हम जब कभी इस चीजों को देखेंगे कि तो हम 4 पैरों वाली चीज को देखेंगे तो हम कहेंगे कुत्ता, गोल चीज को कहेंगे गेंद है, ठीक है। तो ये एक तरह का हमारे दिमाग में स्कीमा बैठ जाता है, ठीक है। आ गया समझ? चलिए आगे। अब आ जाते हैं समानीकरण समाजीकरण पर। देखो, ये एसिमिलेशन, अनुकरण के 2 भाग हैं। ये मैं अनुकरण लिखना भूल गई, अनुकूलन अनुकूलन, सॉरी। उसके 2 भाग हैं ये, एक समाजीकरण, एसिमिलेशन, समानीकरण, और एक है समायोजन। देखिए, सबसे पहले एसिमिलेशन में क्या होता है, मैं अपनी भाषा में आप लोगों को समझा देती हूँ। एसिमिलेशन जैसे कि हमने एक कलर, एक तरह का, एक उसका नस्ल का कुत्ता देखा, ठीक है, डॉग देखा हमने, गली में जा रहा था, एक काला रंग का कुत्ता देख लिया, ठीक है। वो हमारे दिमाग में बैठ गया कि कुत्ता काला होता है, 4 पैर होते हैं, ठीक है, और चेहरा भी अलग था, अलग नस्ल का था। लेकिन कुछ टाइम बाद हमें जब हम कहीं बाहर घूमने गए तो किसी ने विदेशी नस्ल का कुत्ता पाल रखा था, हमने इसको देखा। हमने कभी उस नस्ल का कुत्ता नहीं देखा, लेकिन जब हम वहां गए तो हमने देखा कि हाँ, ऐसा भी कुत्ता होता है, ऐसा भी डॉगी होता है। तो हमारे दिमाग में क्या स्कीमा बैठा कि भाई कुत्ता होता तो है, लेकिन कुत्ते की नस्ल अलग अलग होती है, कुत्ते कई तरह के होते हैं। ये हो गया एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या है, पुराने ज्ञान में नया ज्ञान और जोड़ देना, यानी एक में एक और जोड़ देना, एक जानकारी में एक नई जानकारी जोड़ जाना, कि कुत्ते एक ही नस्ल के नहीं होते, कई नस्लों के होते हैं। ये जानकारी पहले हमें एक जानकारी थी, कुत्ता एक ही नस्ल का होता है, लेकिन जब हमने दूसरे कुत्ते को, दूसरी नस्ल वाले कुत्ते को देखा, तो हमें एक नई जानकारी मिल गई कि नहीं नहीं, कुत्ता एक ही नस्ल का नहीं होता, कुत्ते की अनेक नस्ल होती है, कई तरह के कुत्ते होते हैं, ठीक है। तो पुरानी जानकारी में हमने एक नई जानकारी और जोड़ दी, इसको कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं समायोजन पर। चलिए, ये है समायोजन।
अब समायोजन यानी एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या होता है, मैं अपनी ही भाषा में आप लोग को बता देती हूँ, इसमें तो थोड़ा ऐसा ही है, मैं अपनी भाषा में बताती हूँ। अब जैसे हमने कुत्ता देखा ना, हमने ऊपर एक कुत्ता देख लिया, फिर दूसरी नस्ल का कुत्ता देख लिया, हमने पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ दी, यानी पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को प्लस कर देना, जोड़ देना, और वो होता है सिमुलेशन। एकोमोडेशन में क्या होता है, एकोमोडेशन में होता है पुरानी जानकारी को बदल देना। यानी देखो, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे हमने कुत्ता देखा, ठीक है, कुत्ते की जगह पे हमने फिर 4 पैरों वाला कुत्ता, कुत्ते के भी 4 पैर होते, 4 पैरों वाला कुत्ता देखा, फिर हमने एक बिल्ली को देखा। हमने सोचा कि 4 पैरों वाला कुत्ता होता है, लेकिन बिल्ली 4 पैर तो बिल्ली के भी होते हैं, लेकिन हमें ये जानकारी बदल गई कि ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है। यानी 4 पैरों वाला कुत्ता ही नहीं होता, बिल्ली भी होती है। तो पुराने ज्ञान को बदल दिया, नए ज्ञान में हम पहुंच गए कि 4 पैरों वाला खाली कुत्ता ही नहीं होता, बिल्ली भी होती है। तो ये हमारा ज्ञान बदल गया, कुत्ते की जगह क्या आ गया, बिल्ली आ गई। तो नए ज्ञान को बदल देना, उसमें शोध कर देना, उसको चेंज कर देना, ये क्या होता है, ये होता है एकोमोडेशन। जैसे कबूतर सॉरी कोआ काला होता है, लेकिन जो कोयल होती है वो भी काली होती है, लेकिन कलर तो अलग एक है दोनों का, लेकिन चीजें बदल गई, वो कौआ है वो कोयल है, ठीक है। तो नई जानकारी को चेंज कर देना, बदल देना, एक नई जानकारी उभर कर सामने आना, ठीक है। तो वो बदल जाना, शोध कर देना, अपनी जानकारी में शोध कर देना, ठीक है, वो होता है एकोमोडेशन। आई होप आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मैंने समझाया। देखिए अब इसमें से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या छोटा छोटा दिया हुआ है। देखो, नई चीज को पुराने ज्ञान में जोड़ना, उदाहरण बच्चा बिल्ली को भी कुत्ता समझ ले क्योंकि दोनों 4 पैर के हैं, ठीक है, इसमें एक अलग उदाहरण है। अब ये हो गया एकोमोडेशन, इसमें पुराने ज्ञान में बदलाव करना। उदाहरण दे रखा है इसमें, बच्चा समझे कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊ करती है, ठीक है। तो बदल गया ज्ञान, शोध हो गया, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं एक्विलिब्रेशन पर, संतुलन पर। देखो, समानीकरण प्लस समायोजन से जो मानसिक संतुलन पैदा होता है उसको क्या कहते हैं, उसको संतुलन कहते हैं। बच्चा सही समझ विकसित करता है, इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें अपनी समझ को सही विकसित करता है। चलिए ये हो गए। आप देखो ये वैसे इंपॉर्टेंट ये दो ही हैं, समायोजन और एकोमोडेशन, ठीक है, और स्कीमा, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर आप अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है। चलिए अच्छा, अब आ जाते हैं 4 चरणों पर। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण कौन कौन से दिए हैं। एक है संवेदी प्रेरक चरण, ठीक है, एक है पूर्ण संक्रियात्मक, और एक है ठोस सक्रियात्मक, और एक है औपचारिक संक्रियात्मक। ये 4 चरण है। अब इन चारों चरणों के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आता है सेंसरी मोटर स्टेज। कौन सी स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। ये क्या है, ये है 0 से 2 वर्ष तक, ठीक है, जन्म से लेके 2 वर्ष तक जो स्टेज होती है उसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें क्या होता है, बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, कार्य करता है, सेंस ऑर्गन्स से ही बातें करता है, ठीक है। विशेषता इसकी देखो, इंद्रियों और क्रियाओं से ही बच्चा सीखता है। चीजों को छूना, मुंह में डालना, चूसना, है ना, बबलिंग करना, ये सब इसी स्टेज में होता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट परमानेंस भी इसी में होता है। वो क्या होता है मैम, वो क्या होता है, वो तो आपने बताया ही नहीं। देखिए कैसे होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है जैसे कोई चीज है, ठीक है, बच्चा खेल रहा है, बच्चा बॉल से खेल रहा है, ठीक है, तो बच्चे से किसी ने वो बॉल छीन ली, तो बच्चा उसी बॉल की तरफ भागेगा। इसको कहते हैं
ऑब्जेक्ट परमानेंस, उसी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित रखना, ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी इसी को बोलते हैं। जैसे एक संदूक में कुछ चीजें, किसी जगह कोई चीज रखी है, बच्चा उस संदूक जाता है, बार बार जाता है और उस डब्बे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उस डब्बे को वो तब तक खोलता रहता है जब तक कि वो उसमें ये नहीं जान ले कि इसमें है क्या। चाहे लोग उससे कितना ही उसको छुपाए, लेकिन वो समझ जाता है कि ये चीज यहीं पर है, कहीं गायब नहीं हुई है, किसी ने छुपाई है, ये इसको कोई चिड़िया नहीं लेके गई। ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस, गोल डायरेक्ट बिहेवियर, ठीक है, 0 से 2 वर्ष की आयु में ये होता है। चीज दिखे ना दिखे मौजूद रहती है, ये वह सोचने लगता है। उदाहरण, खिलौना छुपाने पर पहले रोता है, ठीक है, लेकिन 2 साल तक समझ जाता है कि वह खिलौना मौजूद है, कहीं गायब नहीं हुआ है। ठीक है, समझ आ गया ऑब्जेक्ट परमानेंस, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, समझ आया ना। चलिए अब आ जाते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 साल तक। देखो, सेंसरी मोटर अवस्था होती है 0 से 2 साल तक, यानी जन्म से, 0 तो कुछ होता ही नहीं है, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। उसमें गोल डायरेक्टर बिहेवियर 2 साल तक उसमें आ जाता है। जब बच्चे की आगे से कहते हैं हे भाई इस चीज को चिड़िया ले गई, तो बच्चा कुछ टाइम पे समझ जाता है कि हाँ भाई चिड़िया लगी, वो इधर उधर किसी और बात में लग जाता है। लेकिन 2 साल होते होते जब उसको दोबारा से बोला जाता है कि किसी चीज को उससे छुपाया जाता है, तो वो ये समझ जाता है कि चीज छुपाई गई है, कहीं गई नहीं है, यहीं पे है, और उसी चीज को वो ढूंढने की कोशिश करता है, और तब तक ढूंढता जब तक वो उसको मिल नहीं जाती। इसको कहते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ऑब्जेक्ट परमानेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा भाषा सीखता है, इसमें बच्चा दोस्त बनाने सीखता है इसी एज में। इसी एज को बच्चे की खिलौने की एज कहा गया है ना। इसी एज में बच्चे की गैंग एज भी आती है। ठीक है, इसमें वैसे दिया नहीं है अलग से। देखो, 2 से 6 वर्ष तक बच्चे की खिलौने, 3 वर्ष तक बच्चे की खिलौने की अवस्था होती है। 3 से 7 वर्ष कुछ ऐसे ही काट पीट के ये इसमें छोटी 2 अवस्थाएं आ जाती है। एक होती है टॉयज, पहले आती है टॉय एज, फिर आ जाती है गैंग एज। ठीक है, चलिए, एक को कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था, एक को कहते हैं मध्य बाल्यावस्था। ठीक है, इसमें भाषा का विकास हो जाता है, बच्चे का काल्पनिक शक्ति बढ़ने लगती है, आत्म केंद्रित होता है बच्चा, और इसमें जो कन्वर्सेशन होती है उसका अभाव होता है, ईगो सेंट्रिज्म होता है इसमें, और वो रिजर्वेबिलिटी नहीं होती, मतलब पलटावी नहीं कर पा, पलट नहीं पाता चीजों को। इसमें एनिमीज्म होता है बच्चे में, मतलब बच्चा खिलौनों से बात करता है ना। इसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। बच्चा समझता है यह वही देखते हैं जो वह देखता है, लंबा ग्लास है तथा ज्यादा पानी वाला, गलत धारणा है। देखो, इसमें बच्चा सोचता है कि जैसे एक लंबा ग्लास है और एक गोल मोटा चौड़ा ग्लास है, उतना ही ग्लास पानी तो वो चौड़े वाले ग्लास में आता है और उतना ही पानी लंबे वाले ग्लास में आता है। लेकिन बच्चा क्या सोचता है, स्टेज में उसको इस चीज की समझ नहीं होती। वो जो लंबा वाला ग्लास है उसी में ही सोचता है, उसी को ही लेता है। वो सोचता है ये बड़ा वाला ग्लास है तो इसी में ज्यादा पानी आएगा, उसमें ये चीज की समझ नहीं होती कि पानी दोनों में बराबर ही है। वो थोड़ा चौड़ा ग्लास है, वो थोड़ा लंबा है। ठीक है, ये होता है। एनिमीज में क्या होता है, एनिमीज में बच्चा टॉय, उसमें खिलौनों से बात करता है। जीववाद, जीववाद होता है, वो हिंदी में बोले तो जीववाद। जीववाद, बच्चा खिलौनों को जीवित तो समझता है, उनसे बातें करता है ना। ये सारी चीजें होती हैं। अब
तीसरी जो अवस्था होती है ठोस संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष तक। 7 से 11 वर्ष की आयु में बच्चा तर्क शक्ति करने लगता है, पूरी तरह से नहीं आती लेकिन तर्क शक्ति करने लगता है। इसमें मूर्त चीजों के द्वारा बच्चे को समझाया जाता है ना, मूर्त चीजों से, ठोस वस्तुओं से बच्चे को समझाया जाता है ना। और बच्चा अपने ज्ञान का समझ से अपने ज्ञान को व्यक्त करने लगता है। उदाहरण के तौर पर समझ जाता है कि ग्लास, हाँ इसमें जैसे 2 से 7 साल, इसमें 2 से 7 साल की जो आयु है उसमें बच्चा ना तो चीजों को पलट सकता है, ना पानी में भेद कर सकता है किसमें ज्यादा है किसमें कम है, और खिलौनों को जीवित समझता है। तो इसमें उल्टा हो जाता है। इस तीसरी अवस्था में आने के बाद बच्चा खिलौनों से बात भी नहीं करता, सारी एनिमीज में नहीं रहता बच्चे में, और वो अपना पानी में भेद करना भी सीख जाता है। ठीक है, तो वह ये समझ जाता है कि जो ग्लास में पानी है उसमें भी उतना ही है, उसमें भी, दोनों में कितना ही कर लो दोनों में बराबर ही आता है, एक जैसी मात्रा ही है, बदलता नहीं है। ठीक है, तो यह अवस्था प्राइमरी क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये समझना। अब आ जाती है चौथी और लास्ट स्टेज हमारी, कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, यह 11 प्लस आयु है, इसमें 11 के बाद की आयु बताई गई है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, दूर की सोचने लगता है, और गणित को भी हल करने लगता है। तर्क शक्ति इसमें बिल्कुल तीव्र हो जाती है, बच्चे की कल्पना शक्ति और भविष्य की योजनाएं बनाने लगता है। उदाहरण के लिए गणित के सूत्र, विज्ञान के सिद्धांत, नैतिक प्रश्नों का यह सोचने लगता है और उनको सॉल्व करने लगता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे देखो, इसमें प्याजे के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। प्याजे कहता है कि एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए। एक शिक्षक को दर्शक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फैसिलिटेटर होना चाहिए शिक्षक को। ठीक है, बच्चा सक्रिय शिक्षार्थी हो, यानी बच्चे के अनुसार ही काम किया जाए, शिक्षक काम करे और बच्चे को एक सक्रिय शिक्षार्थी बनाए, ना कि रटने पर जोर दे, और अनुभव के आधार पर बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट करे, बच्चे को पढ़ाए ना कि रट्टा मार के छोड़ दे। कक्षा में प्याजे का उपयोग कैसे? छोटे बच्चों के लिए खिलौने लाओ, चित्र लाकर कर सकते हैं, खेल के द्वारा समझाया जा सकता है, बच्चों को गतिविधियां करवाई जा सकती हैं, एक्टिविटीज करवाई जा सकती हैं छोटे बच्चों को। और बड़ों बच्चों के लिए प्रयोग करवाओ, प्रश्न उत्तर पूछो बच्चों से, समूह में कार्य करवाओ, समूह में बिठाकर उनको पढ़ाओ, समस्या को समाधान करने में उनकी मदद कीजिए, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे जो प्याजे जी है वो बताते हैं कि बच्चे इस तरह से कार्य करते हैं और इस स्टेज में ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। तो ये थी जीन पियाजे की 4 स्टेजेस। इनकी थोड़ी एक आध स्टेज बच गई है, जो 0 से 2 वर्ष की आयु के बाद 6 स्टेजेस आती हैं, उनको मैं अलग से आप लोगों को करवा दूंगी, क्योंकि वो एक थोड़ा सा छोटा सा है, लेकिन उसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, वो भी मैं कल लेके आऊंगी। आज ये हमारा हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बेस्ट था, मोस्ट था, इसमें से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पढ़ लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना, जो मैंने बताया एक्स्ट्रा उसको ध्यान से सुनना। इसमें लिमिटेड है, लेकिन जो मैंने बताया वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो मैं बोलती हूँ उसको नोट्स बनाओ, लिखो और अपनी तैयारी में जुट जाओ। ठीक है, ये वाला एस्टेट नहीं होगा तो दिसंबर वाला एस्टेट आपको बिल्कुल ही क्लियर करना है। इस वाले एस्टेट पे मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि फॉर्म इतनी जल्दी आ गए, अब वही वाली प्रक्रिया चलने लगी है, एग्जाम आया पोस्टपोन हुआ, एग्जाम आएगा, डेट आई पोस्टपोन हुई, डेट आई पोस्टपोन हुई। इससे अच्छा है इन सारी झंझटों में पढ़ने की बजाय आप लोग अपनी तैयारी पर फोकस करो। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो दिसंबर के लिए तक तो आप एकदम बेस्ट, आपकी तैयारी हो जाएगी। चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। अच्छे से पढ़ो, लिखो और अपनी तैयारी में लगे रहो।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, लेकिन और इसको शेयर जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।